As we continue to track the Bihar battle, the political war of words is escalating now with the BJP training guns at the Congress party and the Mahagathbandhan. BJP says, and I quote, Rahul Gandhi realized long ago that the future of Congress in Bihar lies in the downfall of RJD. He first tore up the ordinance that could have provided relief to Lalu Yadav. With this single step, he virtually ended Laluji's electoral career. Then, Rahul Gandhi repeatedly humiliated Tejashwi Yadav, making him his driver during the yatra, refusing to accept him as the face for the chief minister's post, and unilaterally announcing the tickets. Then, when RJD kept whining and creating a fuss, Congress sent a representative from Delhi just for show. Even though the Mahagathbandhan has declared Tejashwi Yadav as the face for the chief minister's post, Rahul Gandhi is now politically weak and marginalized, a damaged goods dealt with by Rahul Gandhi. Too late, too little done. Bihar is once again ready to form an NDA government is what the BJP is beating its chest around, as Rahul Gandhi's no-show at the Mahagathbandhan press conference today raised several questions. Big announcement at the India Bloc press brief today. RJD leader Tejashwi Yadav has been declared as Mahagathbandhan's chief ministerial candidate, and that's not it. Mukesh Sahni has been declared as the deputy chief ministerial candidate. Following the announcement, Tejashwi hit out at the NDA, calling it a Nikammi Sarkar and stating that Mahagathbandhan wants to build Bihar. Tejashwi Yadav also hit out at current chief minister of Bihar, Nitish Kumar, claiming that NDA is just using Nitish and that there will be no JDU after the elections. Take a look at the reactions coming in. हम लोगों में कभी कभी कंफ्यूजन रहा ही नहीं किसी भी बात को लेकर के। ये तो आप लोगों में न्यूज़ तरह तरह का लोग चलाते रहे हैं, और बिहार की जनता हो या महागठबंधन हो, इस मामले को लेके हमेशा से स्पष्ट रही। लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे को घोषित करने पे थे कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा से क्या फर्क पड़ेगा ईबीसी वोटर्स पे, आपको लगता है जातीय से? देखिए, मुकेश सहनी जी तो उनकी घोषणा हुई है, साथ में और भी अलग अलग वर्ग के लोगों को जो है हम लोग जो है इसमें डिप्टी सीएम में जो है और भी लोगों को भी इंक्लूड करेंगे। बोलूं कि मैं अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं तो मैं गलत बोलूंगा? जी बिल्कुल ही नहीं गलत बोलेंगे, और आपका शुभकामना अगर हमें मिला तो जरूर निश्चित तौर पे एक मल्लाह का बेटा बिहार प्रदेश में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बट इसकी औपचारिक घोषणा होने में मुकेश भाई बहुत टाइम लगा, आपको बहुत दबाव बनाना पड़ा इसके लिए। नहीं, दबाव बनाने की बात नहीं है, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन हम औरों से बेहतर है। वहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी का घोषणा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप, उन्होंने आके कह दिया कि ये यहाँ पे तो विधायक दल के नेता ही डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री कौन होंगे, यानी कि वहाँ स्पष्ट नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट हो चुका है कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, यह स्पष्ट है। और थोड़ा सा कह रहे हैं कि विलम्ब हुआ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं हुआ, कल से प्रचार चालू हुआ है। ये बताइए कि मुकेश सहनी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित होने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब आपको लगता है कि वोटों में इजाफा होगा, ईबीसी वोटरों पे फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? निश्चित तौर पे देखिए, आप देखे होंगे 5 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, और राज्य में जब भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा तो कहीं 25,000 वोट, कहीं 30,000 वोट, कहीं 10,000 वोट हम लाते हैं, और ये हमारा ताकत है। राज्य में हमारे पास एक अच्छा वोट बैंक है, और ये जो निश्चित तौर पे निषाद का बेटा ये चीज़ का मंथन करेंगे कि पहली बार ऐसा मौका मिला है, तो वो लोग एक यूनाइट होकर, एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। तो बहुत ऐसी सीट जो है हमारे लोग अगर मजबूती से काम करेंगे तो जीत में परिवर्तन होगा। अनाउंसमेंट के साथ ही बड़ा मैसेज गया है पूरे बिहार के अंदर,
और बिहार के बाहर भी गया है। नीतीश कुमार के लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे अशोक गहलोत? नीतीश कुमार जी को तो मैं समझता हूँ कि ये धोखा दे रहे हैं। ये लोग जिस प्रकार बिहेव कर रहे हैं ना, इनको स्पष्ट कहना चाहिए हाथों में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे ये होंगे। अमित शाह जी आए यहाँ पर, कन्फ्यूजन पैदा करके चले गए जानबूझ करके, योजनाबद्ध तरीके से। ये उनका सोचा समझा षड्यंत्र है एक प्रकार से, कि कैसे हम जनता को भ्रमित रखें, नीतीश जी के नाम से भी रखें और बाकी माहौल बनाए ऐसा। तो ये धोखा देने वाली बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या कांग्रेस का भी अमित शाह जी नहीं करके गए यहाँ पर। कोई कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम सर होगा, जैसा कि आपने ये कहा? बातें बात की है। देखिए, आज तो फैसला हमने सोच समझ के किया है। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव चलते जाएंगे फैसले होते। एक मेरा आखिरी सवाल सर, 13 सीट पर फ्रेंडली फाइट है, इसको कब तक सुलझा लिया जाएगा? आज लास्ट देखिए, डेट है। सुलझाने की बात नहीं होती। देश भर में कई जगह फ्रेंडली फाइट होती है। जो स्थिति हमें चुनाव जीतना, सरकार बनानी है, उसके अंदर जो पार्टियों के फ्रेंडली फाइट के लिए खड़े हो गए, मान लो लोकल परसेप्शन होता है, लोकल मजबूरी होती है, और कई बार सूट करता है उम्मीदवारों को भी कि फ्रेंडली फाइट होगी तो हम चुनाव जीत पाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा, ये हमारे लिए बहुत कोई समस्या नहीं है। After days of speculation, the Mahagathbandhan decided to announce its CM face, and with no surprise, it was RJD leader Tejashwi Yadav. But Rahul Gandhi's absence from the MGB presser and poll campaign still remains a question. Bihar's Congress in charge Ashok Gehlot tried to do some damage control when asked about Rahul Gandhi's absence. Gehlot said that Rahul Gandhi also wanted Tejashwi as the CM face for Mahagathbandhan. Meanwhile, the BJP continues to question the absence of Rahul Gandhi from poll campaign and the CM face announcement presser of the Mahagathbandhan. Apart from BJP, NDA ally and LJP chief Chirag Paswan also said that Rahul is not serious about Bihar, and he also should have cleared the differences with Tejashwi Yadav by holding a meeting. Now, political strategist Prashant Kishore, chief of Jan Swaraj, has also taken a swipe at Rahul Gandhi, saying that the Congress MP doesn't care enough about Bihar. Sample the reactions. आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है? राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब आए एसआईआर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही? है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? क्या ये राहुल जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी, इन दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों एक साथ बैठें और गठबंधन में जितने भी बॉटल नेक्स हैं उसको क्लियर किया जाए? मैंने क्या कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए सक्रिय हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा दबाव बनाकर राजद से ज़्यादा सीट ले लें। उनको बिहार से, बिहार के विकास से, बिहार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सीट नहीं मिली तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आएंगे चुनाव के समय 3-4 सभा करेंगे, उनके लिए बिहार की कहानी हो गई खत्म। बिहार को लोगों को चिंता करनी है कि ऐसे लोग जो, चाहे वो मोदी हो या राहुल जी हों, ये लोग चुनाव के समय आते हैं, अपना भौकाल बनाते हैं, बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेकर चले जाएंगे और उसके बाद 5 वर्ष तक बिहार और बिहार के लोगों को गाली पड़ती रहेगी, आपके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ेगी, आपके यहाँ बाढ़ आता रहेगा और ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। The battle over the title of Jan Nayak intensifies in Bihar. In the latest, the BJP has hit out at leader of opposition Rahul Gandhi over being given the title of Jan Nayak. The Congress has maintained that Rahul Gandhi is a leader of the masses and didn't need to be bestowed the title by the BJP, as the people already consider him as the Jan Nayak. Remember, earlier as well, there has been widespread debate between the parties with respect to who will be the rightful heir of the title. Amid the war of words, the PM is all set to kickstart his poll campaign in Bihar, where he will be visiting Karpuri Gram, the birthplace of former Chief Minister of Bihar, Jan Nayak, the true people's hero Karpuri Thakur. PM Modi's choice of Karpuri Gram to kick off his campaign is being seen as the NDA's attempt to attract the extremely backward caste for the upcoming two-phase Bihar election on November 6 and 11.
Remember that Thakur was posthumously awarded the Bharat Ratna in January 2024. कुछ लोग खुद को स्वघोषित जननायक कहते हैं। ये मैं मानता हूं कर्पूरी जी की त्याग, तपस्या, उनकी सामाजिक राजनीति के प्रति अपमान है, ये अवहेलना है। ये लोग माफी मांगना चाहिए। स्वघोषित जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी भारत की गरीबों की जननायक थे, बिहार की बेताज बादशाह थे। इसीलिए उनकी जन्मस्थान में सही प्रधानमंत्री जी आके सही किया है। प्रचार अभियान का शुरुआत हम कर्पूरी ग्राम जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरुआत करेंगे। और वहीं पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने नाम के पीछे जननायक लगा रहे हैं। वो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के आवाज को, जो जननायक थे उनके जननायक के ये को जो है अपने नाम के साथ लगा रहे हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके गांव में जाकर के सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करके 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय के जनसभा को संबोधित करेंगे। Now, among those who has hit out at the opposition for giving the title of Jan Nayak to Rahul Gandhi was the Prime Minister himself, who took a dig at the opposition, saying that there are some people who are trying to steal the title of Jan Nayak. Listen to what the Prime Minister had to say earlier. कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। And let's also take a look at the report that is coming in from the village where preparations are underway to welcome Prime Minister Narendra Modi. The rally will begin tomorrow and this will also kickstart the major political blame game between the MGB and the NDA. There's a wave of excitement in Karpuri Gram in Bihar's Samastipur district. The village, once home to India's socialist icon and champion of the poor, Karpuri Thakur, is being decked up to welcome Prime Minister Narendra Modi. This will be the first time in 63 years that a Prime Minister is visiting the village. Union Minister Ramnath Thakur, Karpuri Thakur's son, says the Prime Minister will be welcomed in true Mithila fashion. The feast will include local delicacies like bachka, dahi chura, dal puri and makhana kheer. चुनाव में इनके आने के बाद गति प्रदान हो जाएगा, वर्कर प्रफुल्लित हो जाएंगे, हौसले बढ़ जाएंगे और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का जिस स्तर पर प्रचार होना है उससे ज्यादा स्तर पर प्रचार होगा। Prime Minister Modi will pay floral tributes at the Karpuri Thakur Memorial, visit the exhibition showcasing his simple lifestyle, from his humble hut and clay stove to the traditional siloti used for grinding spices. A glimpse into the life of the man who defined Bihar's politics of simplicity and social justice. After the homage, the Prime Minister will address a massive public rally at the Dudhpura airfield, expected to set the tone for the battle in the state's first phase of polls. जननायक जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है. Jan Nayak has become a big political flashpoint this election season. The BJP has accused Rahul Gandhi and the Congress of trying to steal the title. कुछ लोग खुद को स्वघोषित जननायक कहते हैं। ये मैं मानता हूं कर्पूरी जी की त्याग, तपस्या, उनकी सामाजिक राजनीति के प्रति अपमान है, ये अवहेलना है। ये लोग माफी मांगना चाहिए। स्वघोषित जननायक नहीं,
कर्पूरी ठाकुर जी भारत की गरीबों की जननायक थे। For Karpuri Gram, the Prime Minister's visit is more than a political stop. It's a moment of pride, remembrance and inspiration as the Prime Minister salutes the legacy of the Jan Nayak who gave voice to the voiceless. Prime Minister Modi's visit to Karpuri Gram is being seen not just as a tribute to Bihar's socialist icon, but also as a symbolic outreach to the state's roots of social justice. A message that could resonate strongly in this election season. NDTV Bureau Report. Now, breaking news coming in at this hour. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has said that preparations for the artificial rain through cloud seeding have been completed for the first time in the Burari area today. The Delhi government's cloud seeding project, a major commitment by the BJP-led administration, had been postponed multiple times due to various reasons. Delhi Chief Minister said that the weather department has forecast the possibility of clouds on October 28, 29 and 30th. And if conditions stay favourable, Delhi could experience its first artificial rain on October 29. This comes as a big relief for the Delhi and National Capital area, which is reeling under poor quality air. Take a look at the reaction of the Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa. दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। And my colleague Ishika Verma is joining me with that good news. Ishika, Delhi could experience its first artificial rainfall on October 29. Tell us more. Well, Aditi, as you rightly mentioned, the very first trial of the artificial rain has been completed here in the national capital today. And Environment Minister Manjinder Singh Sirsa has informed that it was in fact a successful trial which was done. Now, let me tell you first what was the route that was taken. Now, this aircraft, this Cessna aircraft, it flew from IIT Kanpur to Delhi and it covered the area of Khekra to Burari and the Badli regions. These are where, in fact, the cloud seeding flares were fired in the air. Now, what the Chief Minister has also now said that Delhi is now likely going to expect its very first artificial rain after the successful trial on October 29th, because the Delhi government is currently hopeful that that is when, the IMD will be giving its green signal because of the favorable weather condition. So, looking at the kind of air quality that has been there post Diwali, that means in the very poor category, it remains to be seen how beneficial this artificial rain will actually be for the residents of the national capital. Over to you. Absolutely. Thank you so much, Ishika, for joining us with that good news. Shifting our focus, there could be some big movement on the India-US trade front. Union Commerce Minister Piyush Goyal confirms talks are progressing with officials working towards a fair and equitable agreement. But what does this mean for bilateral trade currently standing at $191 billion?
Let's dive into the details. Sources have also confirmed to NDTV that there's a fresh momentum in trade deal talks, even as informal rounds of negotiations continue behind closed doors. Take a look at what the Union Minister had to say about it. We are in dialogue with the United States of America. Our teams are engaged. We recently had the Commerce Secretary visit the US and he met with his counterparts. We continue to engage with them and talks are progressing. We hope to work towards a fair and equitable agreement in the near future.